नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी प्रोग्रेस एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव आज आपके लिए लेकर के आई हूँ रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन जो कि पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 की क्लास अपलोड कर दी है और दोस्तों इसके पहले भी मैंने कई सारे रीजनिंग में आपको टॉपिक पढ़ा दिए हैं, जैसे कि सीटिंग अरेंजमेंट हो, क्लासिफिकेशन हो, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो। मैंने कई सारे आप लोगों को बेसिक से टॉपिक पढ़ा दिए हैं। यदि आपने हमारी उन क्लासों को अभी तक नहीं देखा है तो आप उनमें भी जा कर के ज़रूर देखिएगा। आप हमारी रीजनिंग की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे जो कि एकदम मैंने बेसिक से पढ़ाए हुए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के करते क्लास की शुरुआत। तो बिल्कुल आप क्लास को पूरा एंड तक देखते चलिएगा, हर एक चीज़ आपको समझ में भी आएगी और आपसे आसानी से बन भी जाएगी। तो करते हैं हमारी क्लास की शुरुआत। तो प्रश्न नंबर 1 है आपकी स्क्रीन के सामने। किसी कूट भाषा में पैल को 213 लिखा जाता है, अर्थ को 41590 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पैल को कैसे लिखा जाएगा। तो जिस प्रकार से पैल को 2134 लिखा गया है उसी प्रकार अर्थ को भी लिखा गया है, तो पैल को कैसे लिखा जाएगा। तो आप ये देखिएगा किस अल्फ़ाबेट के लिए क्या कोडिंग की गई है। जैसे कि हमारे सामने है पैल, तो पैल के लिए क्या कोड किया है 2134। ठीक, अर्थ के लिए हमें क्या कोड किया गया है, तो अर्थ के लिए हमें कोड किया गया है 41590, राइट। अब हमसे पूछा है कि पैल के लिए क्या कोड किया जाएगा, PEARL, इसके लिए क्या कोड किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पर पी के लिए क्या कोड किया है, इन्होंने पी के लिए 2 कोड किया है, ठीक है। तो हम भी यहाँ पर पी के लिए क्या कोड कर देंगे, 2 कोड कर देंगे। आगे देखेंगे हम ई दिया है हमें यहाँ पर, तो ई के लिए यहाँ पर इन्होंने 4 कोड किया है, तो हम यहाँ पर ई के लिए 4 कोड कर देंगे। और यहाँ पर भी इन्होंने 4 के लिए ई के लिए 4 कोड किया है, तो हमें यहाँ पर भी ई के लिए 4 दिखा, यहाँ पर भी हमें ई के लिए 4 दिखा, तो मतलब यहाँ पर भी हम ई के लिए 4 कोड कर देंगे। आगे देखेंगे हम, आगे हमें दिया है ए। अब ए के लिए हमें क्या कोड किया है, तो यहाँ पर भी हमें एक कोड दिया है ए का, और यहाँ पर भी हमें ए का जो है एक कोड दिया है, तो हम यहाँ पर भी ए का जो कोड है 1 लिख देंगे। आगे देखेंगे आर के लिए हमें क्या कोड किया है, तो यहाँ पर हमें आर के लिए 9 कोड दिया हुआ है, तो हम भी यहाँ पर जो है आर के लिए आर के लिए 9 नहीं, आर के लिए 4 कोड किया है, 5 कोड किया है, तो यहाँ पर भी हम 5 आर के लिए 5 कोड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे कने एल बचा है। अब एल के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एल के लिए 3 कोड किया है, तो हम भी यहाँ पर एल के लिए 3 कोड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर आ चुका है, जो कि पैल के लिए जो हमसे कोड पूछा है, तो 24153। कहीं आपको ऐसा ऑप्शन दिखाई देता है तो ऑप्शन 2 हमें दिखाई दे रहा है, तो 24153 वाला जो है हमारा आंसर हो जाएगा। जिसकी जो कोडिंग दी हुई थी हमने उसी में से देख करके हमने पूरी कोडिंग बना ली है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपको दोस्तों जब भी अल्फ़ाबेट की क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में या आपको देखने को मिलते हैं, तो आपको कोडिंग जो है अल्फ़ाबेट के अच्छे से याद होना है। ए टू जेड तक की जो है आपको अल्फ़ाबेट की कोडिंग अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप इन्हें जल्दी से आंसर ला सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब ये आपके सामने कुछ नंबर्स हैं और ये चिन्ह दिए हुए हैं, गुणा, इक्वल, माइनस, गुणा माइनस इक्वल, इक्वल इंटू माइनस, माइनस इंटू इक्वल। अब ये चिन्ह दिए हुए हैं, अब आपको एक एक चिन्ह इनमें रखना है और देखना है कि क्या कोई हमारा आंसर 15 आता है। तो देखो दोस्तों, इक्वल तो बीच में आ नहीं सकता, क्योंकि अगर हम 6 इंटू 4 करेंगे तो हमारे कहने होएगा 24, और यदि मैं बीच में इक्वल लगा दूंगी और 9 और माइनस 15 कर दूंगी तो ये हमारा आंसर आ नहीं सकता। यदि मैं
15 को मैं इधर ले आऊँगी तो प्लस हो जाएगा, तो 15 और 24 कितना हो जाएगा 39। 39 में यदि 9 जाता है तो 30 आता है, तो कहीं हमें 30 दिख रहा है क्या? नहीं। तो मतलब पहला वाला जो हमारा ऑप्शन है ना वो तो नहीं होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चनों को क्वेश्चन एलिमेंट करके भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने पहला ऑप्शन देखा तो हमारा आंसर नहीं आया, अब हम दूसरा ऑप्शन उठाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन हमारे कहने पहले इंटू है, तो मैं 6 गुणा 4 करूँगी, फिर मैं -9 करूँगी और इक्वल लगा के मैं 15 लिख दूँगी। अब हम ये देखेंगे कि क्या ये साइन से हमारा आंसर आता है क्या। तो मैंने देखा 6 और 4 24, 24 में से यदि मैंने -9 किया तो मेरे कहने 15 आ गया। मतलब जो सेकंड वाला ऑप्शन है हमारा वही सही हो जाएगा। तो हमारा 15 आंसर आ गया है। और जो साइन यहाँ पर दिया है हमने उन साइन को यहाँ पर रखा है, और जब सॉल्व किया हमने तो हमें आंसर 15 आ गया। मतलब कि हमारा जो सेकंड वाला ऑप्शन है वही हमारा सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। जब भी आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं ना तो आप एक एक ऑप्शन को ट्राई करिएगा कि क्या हमारा आंसर आ रहा है। तो फर्स्ट वाले से तो हमारा आंसर नहीं आया, सेकंड वाला हमने जब ट्राई किया तो हमारा आंसर आ गया 6 4 24, और 24 में से जब हमने -9 किया तो हमारे कहने इक्वल में 15 आ गया, और यहाँ पर भी हमें 15 ही दिया हुआ है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। मतलब आपको जो ये दिए हैं जो शब्द, इनको आपको ऐसे अरेंज करना है कि इनका कोई एक सार्थक अर्थ निकले, मतलब इनका कोई अर्थ निकलता हो, ऐसे जमाना है इनको। तो हम ये देखेंगे परिवार दिया, समुदाय दिया, सदस्य दिया, इलाका दिया, देश दिया है। ठीक है, तो पहला वाला यदि हम ऑप्शन देखते हैं तो समुदाय पहला आता सदस्य, फिर आता परिवार, फिर आता है इलाका, फिर आता है समुदाय, और फिर आता है देश। तो क्या ये हमारा ऑप्शन सही है क्या? तो नहीं, ये वाला हमारा सार्थक जो अर्थ है वो हमारा अर्थ नहीं निकल रहा है। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले परिवार आता है, सबसे पहले सदस्य आता है, सदस्य से बाद में क्या आता है, सदस्य के बाद में परिवार आता है, परिवार के बाद में क्या समुदाय बनता है, समुदाय बनने के बाद में क्या होता है इलाका बनता है, और इलाका जब बन जाता है तो एक देश बन जाता है। तो हमारा जो अर्थ सार्थक होगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो 3 1 2 4 5 कई ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इनको अरेंज करना है एक सार्थक अर्थ के रूप में। ऐसा नहीं है कि सदस्य पहले आ गया, फिर इलाका आ गया, देश आ गया, समुदाय आ गया, परिवार बाद में आ गया, ऐसे नहीं जमेगा। इनको कोई एक अर्थ में अरेंज करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, कौन सी संख्या तीनों ज्यामितीय आकृतियों में साझी है। मतलब कि कौन सी ऐसी एक संख्या है जो तीनों आकृतियों में क्या है वो आई हुई है। तो हम ये देखेंगे कि वृत्त में हमें कौन कौन सी संख्या दिखाई दे रही है। फिर हमारे कहने दिया हुआ है आयत, तो आयत में हम ये देखेंगे कौन सी संख्या दिखाई दे रही, ऐसी संख्या ढूंढना है जो तीनों में कॉमन हो। और फिर हमारे कहने दिया है त्रिभुज, तो त्रिभुज में हम ये देखेंगे कि हमें कौन सी संख्या दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं एक तो बहुत अलग है, संख्या 8 जो है त्रिभुज में है, ना कि वृत्त में है, ना ही आयत में है। तो आपको कौन सी संख्या दिखाई देती है इसमें से, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 6। क्यों? क्योंकि 6 जो है त्रिभुज में भी दिखाई दे रहा है, आयत में भी दिखाई दे रहा है, वृत्त में भी दिखाई दे रहा है, और आयत में भी दिखाई दे रहा है। तो 6 ही हमारा ऐसा नंबर है जहाँ तीनों आकृतियों में दिखाई दे रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। 6 ही वो संख्या है जो हमें तीनों में दिखाई दे रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि वृत्त में भी आ रहा है हमारा 6, आयत में भी आ रहा है, त्रिभुज में भी आ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है आपकी स्क्रीन के सामने, अरुण
इलियास से तेज दौड़ता है किंतु दिनेश जितना तेज नहीं दौड़ता है। दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है किंतु विक्रम जितना तेज नहीं दौड़ता। सबसे तेज कौन दौड़ता है? तो अरुण जो है, किससे तेज दौड़ता है? अरुण जो है इलियास से तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इलियास। किंतु दिनेश जितना तेज नहीं दौड़ता। अब ये किंतु शब्द आया है, मतलब फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन अरुण है। तो अरुण जो दिनेश जितना तेज नहीं दौड़ता, मतलब दिनेश इससे क्या है, तेज दौड़ता है। ठीक, आगे देखेंगे दिनेश जो है चंदर से तेज दौड़ता है किंतु विक्रम जितना तेज नहीं दौड़ता है। तो किंतु आ गया यानी फर्स्ट पर्सन यानी दिनेश है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी मैं थोड़ा इसको जगह काम है। तो अरुण जो है इलियास से तेज दौड़ता है किंतु दिनेश जितना तेज नहीं दौड़ता है। तो हम किंतु मैंने फर्स्ट पर्सन, तो दिनेश, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा दिनेश। दिनेश जो है चंदर से तेज दौड़ता है। तो यहाँ पर आ गया चंदर। किंतु विक्रम जितना तेज नहीं दौड़ता। किंतु यानी फर्स्ट पर्सन यहाँ पर दिनेश है। तो दिनेश जो है विक्रम से तेज नहीं दौड़ता है। तो यहाँ पर आ गया विक्रम। तो इन्होंने पूछा है सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो सबसे तेज हमारा विक्रम दौड़ता है। जो सबसे ऊपर वही सबसे तेज होगा, तो हमारा आंसर हो गया विक्रम। आपको इसमें बस किंतु, परंतु, एवं, तथा यदि ये शब्द देखने को मिलते हैं तो फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है, और जो या जिसका शब्द दिखाई दे यानी वो सेकंड पर्सन की बात कर रहा है। तो हमसे जैसा बोला गया हम वैसा अरेंज करते गए, तो हमारा आंसर हो गया विक्रम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, किसी कुड भाषा में निम्नलिखित अक्षरों को एक विशिष्ट रूप से कोड किया गया है, जैसे कि ABCDEMNOSROU। निम्नलिखित कौन सा शब्द बनेगा? आपको इन्हीं अल्फ़ाबेट की स्पेलिंग में आपको देखना है कि इनमें ऑप्शन में कौन सा शब्द इनमें से बनेगा। तो बाउन, बाउनू, बाउंस, बॉर्ड। तो इसमें देखो BORAD, तो ये बोर्ड वाला ऑप्शन ही बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो तीनों से भिन्न है। तो आपको देखना है कि इन तीनों में से कौन सी संख्या भिन्न है। तो 42 और 28, 28 और 14, 30 और 24, 49 और 35। तो आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या भिन्न है। तो 24 और 28 यदि हम अंतर डिफरेंस मेथड से करते हैं, तो हम ये देखेंगे कि 42 और 28 में कितने का अंतर है, तो इनमें 14 का अंतर है। 28 और 4 इसमें भी कितने का अंतर है, तो इसमें भी 14 का अंतर है। हम अंतर कर रहे हैं, अंतर से देख रहे हैं दोस्तों, हम डिफरेंस मेथड लगा रहे हैं। ठीक, फिर 30 और 24 में कितने का अंतर है, तो 30 और 24 में जो है हमारा 30 और 24 में जो है हमारा 6 का अंतर है। ठीक, 49 और 35 में कितने का अंतर है, तो 14 का अंतर है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी 14 का अंतर है, इसमें भी 14 का अंतर है, इसमें 6 का अंतर है, इसमें भी 14 का है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर इसमें से कौन सा भिन्न है, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि इस सब में 14 का अंतर है, इसमें 6 का अंतर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति लेखन सामग्री पेंसिल तथा आलू के बीच के संबंध को दर्शाती है। तो पेंसिल तथा आलू के बीच के संबंध को दर्शाती है। तो सामग्री जो है, क्योंकि पेंसिल सामग्री के अंतर्गत आती है तथा आलू जो है खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आता है। तो पेंसिल एक सामग्री है और आलू जो है खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आता है। तो इसमें से ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि पेंसिल सामग्री के अंतर्गत आती है और आलू जो है खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आता है। तो इसका जो संबंध हैगा वो आद्य ऐतिहासिक काल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक भी करते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भिन्न है? अब आपको इनमें से आकृति बताना है कि कौन सी भिन्न है की। तो देखिए आकृति कौन सी भिन्न है आपको ये देखना है। तो ये यहाँ पर एक रेखा है, ठीक है, और रेखा के बाद में ये हमारा क्या है, उल्टा एन बन रहा है। यहाँ पर भी हमारे कने एक रेखा है और रेखा की जब तरफ से देखते हैं तो यहाँ भी हमारा उल्टा एन बनता है। अब इसमें हमारा क्या है, सीधा एन बन रहा है। यदि हम ये रेखा के सामने देखो, रेखा के जब सामने हम देखते हैं तो उल्टा एन दिखाई देता है, इधर भी हम रेखा के सामने देखते हैं तो उल्टा एन बने दिखाई देता है। लेकिन जब हम इधर से जब एन देखते हैं रेखा की तरफ से तो हमें सीधा एन दिखाई देता है, और इधर भी जब हम रेखा के सामने से देखते हैं तो हमें यहाँ पर उल्टा एन बना ही देता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो है ए बी और डी, ये आकृति हम रेखा के सामने से देखते तो एन हमारा उल्टा बना ही देता है, लेकिन जब हम सी वाले ऑप्शन में से रेखा की तरफ से देखते तो हमारा एन जो है सीधा दिखाई देता है। तो यही हमारा क्या है, यही हमारी भिन्न आकृति हो जाएगी और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी को विशेष कोड भाषा में प्रोडिगल को डॉटप्लेगली लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में ब्राइटन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो क्या दिया इन्होंने, PRODIGAL। तो इसकी कोडिंग इन्होंने क्या करी है, DORPLAGI। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि डी जो है, मैं कलर थोड़ा चेंज कर देती हूँ। देखिए डी जो है फर्स्ट पे आ गया, आर जो है इधर आ गया, ओ इधर आ गया और पी इधर आ गया। तो ऐसे ही इन्होंने एल को इधर कर दिया है, ई जो है सबसे लास्ट में चला गया है, ए सेकंड पे आ गया है और जी इधर आ गया। तो इन्होंने मतलब अल्फ़ाबेट जो है आगे पीछे कर दिए। तो फिर जी उसी प्रकार हम ब्राइटन को भी ऐसे ही करेंगे कोड। तो ब्राइटन को हम कैसे कोड करेंगे, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेती हूँ। तो देखो जैसा हमें फर्स्ट वाले में दिखाई दे रहा है ना, हम वैसे ही इसे भी क्या है, चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमें BRIGSTEN, ठीक। तो हम इसे भी क्या करेंगे, जी है ना, तो जी को सबसे फर्स्ट में ले आओ, आई फिर उसके बाद में आई, फिर उसके बाद में हमें आर और फिर बी, ठीक। ऐसे ही इधर से क्या करेंगे हम, एन जो है ना सबसे लास्ट में इधर आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा और फिर एच आ जाएगा। तो कहीं हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या, GIRBNETH। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या है, सी सही हो जाएगा। जैसे ही कोड इन्होंने जैसा कोड इधर किया है, देखो जी इधर आ गया, ई इधर आ गया, आर इधर आ गया, बी इधर आ गया। ऐसे ही एन इधर आ गया, एच इधर आ गया, ई इधर आ गया, टी इधर आ गया। तो जैसे ही इन्होंने हमने इनको देख करके इस वाले की कोडिंग कर दी है। तो हमारा आंसर हो गया सी। तो दोस्तों आज के लिए आई होप कि आपको अच्छे से क्लास समझ में आई होगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। यदि आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी रोज़ की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्लास कैसी लगी। तो चलिए इसी के साथ करते क्लास में यही समाप्त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।